अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज चैप्टर नंबर 10 इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे मैंने साइड में स्टडी टेक्स्ट भी खोल के रखी हुई है क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके पास स्टडी टेक्स्ट में से एज इट इज बुक की लैंग्वेज जो है दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिक्वायर ऑल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स टू कंप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशन। रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर दिस पर्पस। पावर सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी उसका नाम है नैपरा। ये कहाँ मिलेगा मुझे? ये आपको मिलेगा यहाँ पे। मैं आपको जरा नेविगेट भी करवा रहा हूँ ताकि आपको फौरन से पता भी चलना शुरू हो जाए। सीरियल फीचर्स है ना। पावर सेक्टर इज अ हाईली रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर दिस पर्पस इज नैपरा। ये आ गया। Which is an autonomous body mandated by the law to regulate the power sector to ensure that interests of investors and customers are protected and competitive environment is maintained। तो नेपरा जो है वो बेसिकली इस सेक्टर को ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, तो वन का आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। मुसाफ प्रोक्योरमेंट मैनेजर है पावर सिटी पावर जनरेटर कंपनी। इसका जो प्राइम टास्क है वो क्या मैनेज करना है? फ्यूल की इंपोर्ट को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, प्लांट रिक्वायरमेंट को, या ए एंड सी को। देखो ये जाहिर सी बात है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर तो फ्यूल भी परचेज करता होगा। प्रोक्योरमेंट मैनेजर तो प्लांट और इक्विपमेंट का भी ये सब मेंटेन करता होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। देयर इज वन मेजर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग वाइटल इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो होता है आत्मा, मतलब आप एपीटीए में। एपीटीए में जो है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन। सर ये कहाँ मिलेगा मुझे? ये आपको मिलेगा, ये रहा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन जो है वो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है टेक्सटाइल सेक्टर का। ठीक आंसर हो जाएगा डी। सीधे सीधे बुक की लैंग्वेज है। वॉपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम यान शीट्स बनाते हैं, यान शीट ऑफ यान थ्रेड्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वॉपिंग बीम। यान कोन्स को जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं क्रील पे वॉपिंग सेक्शन में, जिनको हम वॉप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शीट ऑफ लैटिट्यूडनल यान। ये आपके पास जो है पूरी डेफिनेशन खराब कर रहा है। यहाँ पे लैटिट्यूडनल यान नहीं होते, यहाँ पे आपके पास लॉन्गिट्यूडनल यान्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वॉपिंग का मतलब ही क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है। जो 4 का आंसर है वो है फॉल्स। 4 का आंसर है फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो आंसर्स खुले रखे हुए हैं ताकि मैं नेविगेट कर सकूं, और मुझे अफसोस हो रहा है बताते हुए कि बुक में इसका जो आंसर है वो है ट्रू। तो बुक गलत है, वी आर राइट, सही है। तो यहाँ पे false is the right answer। and to check this, यहां पे देखो ये आपके पास ये डेफिनेशन है। अब मैं आपको यहां पे जाके पढ़ाता भी हूं। It is a process of making a sheet of yarn threads in the form of warping beam. The yarn cones are installed on the creel in warping section, which are warped in the form of sheet of longitudinal yarn। Latitudinal नहीं, तो आंसर is false। False is the right answer। बुक में इसका आंसर जो है वो ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। गुड उमर। Fifth, quality control department rejected few clothes item as they discovered rough surface area as it did not go through proper burn of surface area। जो बर्निंग करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंशिंग। सही है, तो इसका आंसर है डी। ये कहाँ मिलेगा? ये रहा आपके पास। सेंशिंग कहाँ गया? ये कह रहा है कि जो सेंशिंग में क्या होता है कि हम जो सरफेस के ऊपर का फाइबर होता है उसको बर्न ऑफ करते हैं ताकि हम स्मूथनेस को इन्वोक कर सकें। तो सेंशिंग इज द प्रोसेस जिससे हम बर्न ऑफ करेंगे। सही, 5 का आंसर हो जाएगा डी। अब तक बुक में से हमारा एक आंसर गलत हुआ है क्योंकि वो बुक गलत है। 5 के 5 आंसर सही है, मैंने आंसर्स बराबर में खुले रखे हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा टाइम सेव होता है, एफर्ट्स बच जाती है। द प्रोसेस टू इम्प्रूव, क्या है, क्या इंग्लिश लिखी है? द प्रोसेस टू इम्प्रूव वाइटनेस of fabric by removing natural coloration and impurities from the fabric through washing। the process is called sorry, the process of, हाँ, whiteness ना bleaching। सी का आंसर सीगा ब्लीचिंग। बुक की लैंग्वेज है ये रहा। ब्लीचिंग improves whiteness of fabric by removing natural coloration and impurities from the fabric through washing process। देख रहे हो क्या हो रहा है? 6 के 6 बुक की लैंग्वेज। एक शायद बुक की लैंग्वेज नहीं था, 5 बुक की लैंग्वेज। Finishing of fabric is achieved when following is done: shrinkage, raising, calendering and sanforizing। Answer is D, all of the above। सर ये कहाँ मौजूद है? ये रहा। Finishing, such finishing process includes raising, calendering, sanforizing, performance, shrinkage। तो आंसर हो जाएगा D, all of the above। 7 का आंसर है D, all of the above। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ABOZ fabric, Aboz fabric ensure high quality internal
इंस्पेक्शन बिफोर शिपमेंट टू कस्टमर। एलएसडी उसकी टीम क्या इंश्योर करेंगे? AQL, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट। 8 का आंसर हो जाएगा ए। Different acceptable quality limit AQL are being applied. For example, AQL 4 means there should not be more than 4% defect piece sample selected. These quality audit are generally applied to ensure shipped goods are not rejected at customer quality audit. And guess what? बुकनेस में आंसर टिक गया भाई डी। बुकनेस में आंसर डी किया भाई डी। तो आई मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि आई एम पार्शियल हियर, क्योंकि देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग AQL पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इस बुक पे जाऊं तो दिस माय आंसर इज द राइट आंसर, लेकिन मैं ओवरऑल जाऊं तो आई कैप सही है, तो आई एम 50-50 हियर। बट अगेन मुझे लगता है कि AQL होना चाहिए। तो फर्क क्या पड़ता है? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, सही तो चल रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली सही चल रहे हैं। सेंटो फैब्रिक्स इज प्रोवाइडिंग ऑल वर्कर्स हाउ टू इंश्योर कंप्लायंस विद हेल्थ एंड सेफ्टी। तो यहाँ पे हमने हेल्थ एंड सेफ्टी देखनी किसकी? हमने हेल्थ एंड सेफ्टी देखनी वर्कर्स की। तो वर्कर्स आर ट्रेन्ड इन PPE, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। नहीं भाई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सही है। ये मुझे कहाँ मिलेगा? ये मुझे मिलेगा यहां। वर्कर्स आर ट्रेन्ड इन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बुक की लैंग्वेज है, एज इट इज पूछ ली गई है। आगे बढ़ जाते हैं। 10, टेक्सटाइल एंटिटीज इन एक्सपोर्ट इंश्योर कंप्लायंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फैब्रिक सेफ्टी, हेल्थ, HSC, ISO 14001, नॉर्डिक स्वान, इकोलेबल। तो यहाँ पे जो टेक्सटाइल की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जा रहे होते हैं, उसकी कंप्लायंस कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ लिखा हुआ? ये रहा। Especially in export oriented companies, customer specify mandatory certification such as ISO 40001, Nordic Swan, Ecolabel। आंसर हो जाएगा सी। 10 MCQs बता दी, कोई सवाल तो पूछ लो। ये तरीका सही था यार, ये पहले अडॉप्ट कर लेते। खैर, दे रहा है दुरुस्त है, क्या दे रहा है दुरुस्त है, तो कल पेपर है, परसों पेपर है। 10 के 10 MCQs आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट इज नॉट मेड टू ड्रैप। इनमें से कौन सी पेमेंट हम ड्रैप को नहीं करते? सर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ला रहा हूँ कि ड्रैप की पेमेंट्स बुक की लैंग्वेज है। सेंट्रल रिसर्च फंड एनुअल लिवाई ऑफ 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सेंट्रल रिसर्च फंड एनुअल लिवाई ऑफ 1% प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिल्कुल सही है। न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन फीस, न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन फीस, ड्रग रजिस्ट्रेशन एनुअल फीस, प्लांट रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस। सर प्लांट की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस में तो ड्रग की होती है, ये पेमेंट नहीं की जाती चाचा को, मतलब ड्रैप को। आगे बढ़ते हैं। हसन जो है वो काम करता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ऑब्जेक्टिव और एथिकल मैनर में। वो प्रोवाइड करता है मेडिकल एजुकेशन के लेटेस्ट क्लिनिकल रिसर्च क्या है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है, न्यू मेडिसिन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है पेशेंट को, और कोई रिस्क वगैरह है, साइड इफेक्ट वगैरह है तो बताए। हसन किस चीज का काम करता है? हसन काम करता है मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट। सर ये कहां से पता चला? बुक की लैंग्वेज अभी दिखा देता हूँ। मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट इन एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी plays increasing important role communicating scientific information to HCPs in an objective and ethical manner। पूरी की पूरी बुक की लैंग्वेज है, सिर्फ हसन का नाम लगा दिया गया है। आंसर इज बी। 12 का आंसर है बी। आगे बढ़ जाते हैं। टेक्सटाइल operations depend on raw material suppliers, joining, spinning, weaving along with distribution network. This is referred to as dash industry, value chain, प्रोडक्ट नेटवर्क, सप्लाई नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग चेन। अच्छा मजे की बात, बाकी 3 ऑप्शन इसने वैसे ही गलत कर दिया, आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि हमने वैल्यू चेन और सप्लाई चेन पढ़ा था, हमने सप्लाई नेटवर्क, प्रोडक्शन नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग चेन नहीं पढ़ा था। 13 का आंसर हो जाएगा ए। 14 के जो फर्नीचर इंडस्ट्री है उसमें जो वुड ऑब्टेन करते हैं वो हम प्लांटेशन से करते हैं, ट्री कटर से हासिल करते हैं। तो ये जो है आपके लिए अपस्ट्रीमिंग है। ए, मटेरियल इनपुट नीडेड फॉर प्रोडक्शन, तो आंसर हो जाएगा ए। चाइनीज एंटरटेनमेंट चैनल चैनल जो है उसने परचेज किया है फिल्म प्रोडक्शन। पहले वो सिर्फ क्या करता था? सिर्फ एंटरटेनमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब उसने एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया है। तो वो कहाँ चले गया? वो चले गया वर्टिकल इंटीग्रेशन में। पहले वो सिर्फ डाउन स्ट्रीमिंग करता था, अब वो अप स्ट्रीमिंग भी करेगा, तो वो चले गया है वर्टिकल इंटीग्रेशन में। आई होप 15 तक समझ आ गया हो। सप्लाई चेन रेफर्स टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ सप्लाई एंड सेलिंग कमर्शियल गुड्स। 16 का आंसर क्या होगा? ए। जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पे सप्लाई और
मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे होते हैं। Tidal power is produced from turbine of water reservoirs and dam. This part of value chain is referred to as upstream, generation, production, all of the above. सर ये तीनों है, जनरेशन भी कहते हैं, अपस्ट्रीम भी कहते हैं और प्रोडक्शन भी कहते हैं। 17 का आंसर हो जाएगा ए ऑल ऑफ द अबव, तो सॉरी डी ऑल ऑफ द अबव। Power from generators need to travel long distance on power lines. Therefore, the voltage is increased using step-up transformer. ठीक है। Voltage at consumer side is step down using transformer. ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्या ए एंड बी, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ए एंड बी। 18 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। पावर लाइन जो है उनको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो एक ही वक्त पे अलग डिफरेंट वोल्टेजेस लेके चले। नहीं सर, कहीं पे स्टेप अप करते हैं, कहीं पे स्टेप डाउन करते हैं। ये पगला गया है, आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन लॉस जो है उसका मतलब क्या होता है कि जो पावर प्रोड्यूस की जो बिल आया उसमें फर्क होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन लॉस। ये बुक की लैंग्वेज है। हाँ बात। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। Where the shortfall of electricity between energy generated and energy billed is called transmission and distribution loss। 20 एमसीक्यूज हो चुके हैं, कोई सवाल? 15। 15 देखो, ये जो चाइनीज एंटरटेनमेंट चैनल है ना, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है चिंगचोंग टीवी। चिंगचोंग टीवी, चिंगचोंग टीवी समझो नेटफ्लिक्स है, सही है। नेटफ्लिक्स क्या करता है कि कुछ मूवीज वगैरह आपको दिखाता है। वो जो मूवीज आपको दिखाता है वो डिज्नी की होती है, वो वार्नर ब्रॉस की होती है, वो पैरामाउंट की होती है, वो जो है वो 20th सेंचुरी फॉक्स की होती है, वो पिक्सार की होती है, और वो बहुत सारी उसकी होती है। पैरामाउंट की हो गई, पिक्सार की हो गई, 20th सेंचुरी फॉक्स, इसकी आपको मूवीज दिखाता है। इसको बोला कि भाई कब तक तू दूसरों की मूवी दिखाएगा, कब तेरा खून खोलेगा, तू कब तक, तू क्यों नहीं प्रोडक्शन करता? इसने बोला ठीक है यार मैं प्रोडक्शन करता हूँ खुद से। इसने देखा कि एक जो यूएई में, इसमें यूएई में जो ना फिल्म प्रोडक्शन जो है वो हाउस बिक रहा है। इसने बोला कि यार मैं परचेज कर लेता हूँ। अब इसने उसको परचेज किया और इसने कहा कि यार यूएई में जो ना वो फिल्में देखी जाती है, वो जो बड़ी एक्शन वाली मूवीज देखी जाती है, तो वहां पे एक मूवी बनी अल अहवा। सही है, वहां पे मूवी बनी अल अहवा। तो अल अहवा किसने बनाई? चिंगचोंग टीवी ने बनाई। और उसने क्या किया, चिंगचोंग टीवी ने अल अहवा जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी कर दी। तो उसने अल अहवा को प्रोड्यूस किया और फिर अल अहवा को जो है उसने यहाँ पे अल अहवा, उसको इसने यहाँ पे शो भी किया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, मूवी को प्रोड्यूस भी किया, अप स्ट्रीमिंग भी की, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया, डाउन स्ट्रीमिंग भी की। तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। जब आप तमाम सप्लाई चेन को ओन और ऑपरेट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब समझ आ गया जी? 15 समझ आ गया, उम्मीद है समझ आ गया। बताओ। अंडरस्टूड, जबरदस्त, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। जी, डाउन स्ट्रीमिंग में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है। तुम शायद इसलिए कंफ्यूज हो जाते होगे क्योंकि अप स्ट्रीमिंग में भी हम प्रोडक्शन वर्ड यूज करते हैं। उस प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई चीज सिरे से बनाना या कोई चीज हासिल करना। एक प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, एक प्रोडक्शन का मतलब होता है हासिल करना। हम कहते हैं यार मैंने ये एविडेंस प्रोड्यूस किया है। एविडेंस प्रोड्यूस करने का मतलब क्या? मैंने हाथ से थोड़ी बनाया है। एविडेंस प्रोड्यूस करने का मतलब है मैंने एविडेंस हासिल किया है। तो एक प्रोडक्शन का मतलब होता है हासिल करना। तो जो रॉ मटेरियल हासिल कर रहे होते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। और एक होता है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में, वो भी प्रोडक्शन होता है। शायद इस प्रोडक्शन की वजह से तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते होगे। अप स्ट्रीमिंग में जो प्रोडक्शन होती है वो हासिल करने की होती है, डाउन स्ट्रीमिंग में जो प्रोडक्शन होती है वो मैन्युफैक्चर करने की होती है। ठीक हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। 20 एमसीक्यूज आपको मैंने समझा दिया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। 21, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इश्यूज गारंटी टू इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। किस चीज के लिए? कि वो बैकअप करेंगे पेमेंट ऑब्लिगेशन अगर उनसे कोई पावर परचेज कर रहा है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए। सर ये कहां मिलेगा? सर ये मुझे मिलेगा यहां, पावर सेक्टर में गवर्नमेंट गारंटी, गवर्नमेंट इश्यू गारंटी के बैकिंग अप पेमेंट ऑब्लिगेशन टू द फॉर द पावर परचेजर। बुक की लैंग्वेज है 21। प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक मैनेजर मेक श्योर रिक्वायर्ड आइटम्स आर टाइमली available at to unit at dash pristine condition, so a competitive price। और उसकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो प्रिस्टीन कंडीशन में होगी। बुक की लैंग्वेज है, मैंने आपको जब पढ़ाया था चैप्टर नंबर 10 तो मैंने आपको प्रिस्टीन कंडीशन का बताया था कंचा कंडीशन। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा बुक की लैंग्वेज के अंदर
प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक जो स्ट्राइव करते हैं कि जो प्रोडक्ट मौजूद हो वो आपके पास मौजूद हो, कंपेटिटिव प्राइस में उसकी इन्वेंट्री हो वो आपके पास प्रिस्टीन कंडीशन में मौजूद हो, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मौजूद, दिस कॉल्ड डी, बुक की लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो है उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि मेंटेनेंस जो है वो लो डिमांड टाइम में होनी चाहिए, विंटर में। सही है, तो ये किसका काम होगा? प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक का। ये भी बुक की लैंग्वेज है, अभी जाके दिखा देता हूँ। प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक, प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक, हाँ ये रहा। इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका कि यहाँ पे मेंटेनेंस आप करते हो लो डिमांड सीजन में, ताकि जो है वो लोगों को परेशानी ना हो। भाई लो डिमांड टाइम पे आप करते हो विंटर्स में। 24, entire organizations operating in entire organizations operating in power sector is required to follow high standard of health and safety. Health and safety department provide तीनों, all of the above। ये कहाँ लिखा हुआ है? बुक, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट अभी लिखा था ये, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट। देखो, वेरियस डॉक्यूमेंट इंक्लूड पावर सेफ्टी कोड, डिस्ट्रीब्यूशन कोड, सेफ्टी मैनुअल, अदर एप्लीकेशन एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट। ये रहा पावर सेफ्टी कोड, डिस्ट्रीब्यूशन कोड, पावर सेफ्टी मैनुअल। 25, information is processed and monitoring is carried out to ensure continuous supply of power to all consumer and industrial sector। information system are used are 25 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको रियल टाइम सिस्टम चाहिए होगा। जाहिर सी बात है कि आपकी जो पावर सप्लाई है वो कंटिन्यूअस है, तो आपको पल पल की खबर होनी चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम रियल टाइम होगा। ठीक है, ऑफलाइन भी हो तो चल तो रहा हो उसी वक्त। 26 कह रहा है कि फाइबर बॉडी टेक्सटाइल है, उसको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है बैंक से, तो बैंक ने उसको शॉर्ट टर्म, सॉरी, फाइबर बॉडी टेक्सटाइल जो उसने शॉर्ट टर्म स्टेट बैंक फाइनेंस से एक लोन लिया एक्सपोर्ट को करने के लिए, तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको कौन सा लोन देगा? उसको देगा एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम, ईआरएफ। मजे की बात बताऊं, बुक में इसका आंसर है एलटीएफ। और एलटीएफ का मतलब क्या होता है? एलटीएफ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी, एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो है फाइनेंस चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, तो एक्सपोर्ट का ई, और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म है तो बी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। चलो ये बोलता उसको फाइनेंस एक्सपोर्ट के लिए जो ना लोन चाहिए, तो चलो मैं फिर भी बी सोच लेता। 26 का आंसर बुक में बी लिखा हुआ है, और हमारा जो आंसर है वो ए है। हमारा आंसर सही है, ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे माशाल्लाह आई कैप की वजह से मेरे 3 मार्क्स, 3 एमसीक्यू गलत हो चुके हैं, जो मेरे ख्याल से गलत नहीं होने चाहिए थे। आगे बढ़ जाते हैं। प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर टेक्सटाइल बिजनेस इज कॉटन। हमारा जो पहला प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है टेक्सटाइल के लिए वो कॉटन होता है। बेसिक है, 27 का आंसर हो जाएगा ए। 28, जाइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? कॉटन जाइनिंग में हम सीड को कॉटन से अलग करते हैं, कॉटन को सीड से अलग कर देते हैं। ये भी आपके पास बुक की लैंग्वेज है। द रॉ मटेरियल फॉर कॉटन जाइनर इज सीड कॉटन पुट्टी। कॉटन जाइनर रिप्रेजेंट्स, अच्छा सॉरी, कॉटन जाइनिंग इज अ प्रोसेस इन विच कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स एंड वेस्ट ऑफ सच एज लीव्स। ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर कॉटन जाइनर इज लोकल कॉटन, बिल्कुल उसको लोकल कॉटन तो फट्टी भी कहते हैं, उसको सीड कॉटन भी कहते हैं, इसको तीनों कहते हैं ऑल ऑफ द अबव। ठीक हो गया, 29 का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है ई। क्या कह सकता हूँ, आखिरी चैप्टर में थोड़ा सा जो है वो, खैर क्या बोलूं, आगे बढ़ो। ऑल जाइनर्स इन पाकिस्तान आर रिप्रेजेंटेड बाय वन एसोसिएशन, उसको बोलते हैं पाकिस्तान कॉटन जाइनर एसोसिएशन, पीसीजी। थर्टी का आंसर हो गया ए, बुक की लैंग्वेज है। बताओ, 30 एमसीक्यूज हो गए, समझ आ गए? कोई मसला है तो बताओ, पूछो, मैं आंसर कर देता हूँ। देखा बुक की लैंग्वेज से कितना आसानी हो जाती है अगर बुक की लैंग्वेज पढ़ी हो तो। ऐसा नहीं होगा कि बुक से सारे एमसीक्यूज आ जाएं, लेकिन जितने भी आए कम से कम ये तो होगा ना, सुकून होगा। 26 का बुक से दिखा दें, और 26 का बुक से दिखा देते हैं। देखो ये ना, मैं बुक से दिखाने में इसमें वो नहीं करता, मैं बुक से दिखा दूंगा, लेकिन मुझे बताना व्हाट्स द यूज। ये क्या कह रहा है? फाइबर
टेक्सटाइल यूज शॉर्ट टर्म। ओके, एक्सपोर्ट मैं दिखा देता हूं, लेकिन तुम ये देखो ना, अब मैं दिखा देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा टीचर पे भी भरोसा कर लिया करो यार। To facilitate export-oriented sector, State Bank of Pakistan introduced certain financing scheme at low markup, such as scheme include export refinancing scheme (ERF) और लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी। अब यहाँ पे तुम्हें कहीं नहीं बताया हुआ कि शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, लेकिन आप एक तरीके से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देख सकते हो। क्या? एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्ग टर्म, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? पहले वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ। ठीक हो गया? उम्मीद है समझ आ गया होगा। 31, ओनली कॉटन इज रिक्वायर्ड टू गो थ्रू स्पिनिंग प्रोसेस, पॉलिस्टर डज नॉट रिक्वायर सच प्रोसेस। 31, सर क्या मैं कॉटन को ही सिर्फ स्पिन करता हूं, पॉलिस्टर को स्पिन नहीं करता? देखो बुक में जो मेरे पास नॉलेज है ना, बुक में जो मेरे पास नॉलेज है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे इसका आंसर ए है, अभी है। स्पिनिंग इज द प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग कॉटन एंड पॉलिस्टर आर कन्वर्टेड इनटू यार्न। स्पिनिंग में कॉटन भी जाता है और पॉलिस्टर भी जाता है। इसमें कह रहे हैं सिर्फ कॉटन जाता है, पॉलिस्टर नहीं जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। लेकिन बुक में इसका आंसर क्या है? ट्रू। माशाल्लाह, आई कैप ने मेरे 8 मार्क्स काट लिए। 31 का आंसर क्या है? फॉल्स। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो आई कैप ने आंसर दिया वो दिया है ट्रू। आगे बढ़ते 32। लेकिन फिर भी मैं पास ही हूं ना भाई। अगर 31 में से मेरे 4 एमसीक्यूज गलत है, तो 26 एमसीक्यूज मेरे सही है। 26 का मतलब है 52 मार्क्स में ले चुका हूं। अब तो क्या ग्रेवी समेटनी है मुझे। 32, most spinners lost the contract due to poor quality of yarn they produce. This is mainly attributed to lack of climate control, lack of training, lack of high tech machine और all of the above। 32 का आंसर क्या होगा? कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि क्वालिटी ऑफ यार्न जो प्रोड्यूस करते हैं वो पुअर होती है, क्योंकि इसमें जनाब के पास क्लाइमेट का मसला होता है, क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्रेनिंग नहीं होती है, हाई टेक मशीन नहीं होती, हाई टेक मशीन होती है। अब अगेन मैं यहाँ पे जो है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऑल ऑफ द अबव टिक करूं, क्योंकि हमने यहाँ पे जाके देखा था कि अक्सर जो स्पिनर्स होते हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट लूज कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास ना ये चीजें नहीं होती। अब जाके देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, उनके पास स्किल्ड लेबर नहीं है, यानी कि ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है। उनके पास मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। उनके पास मशीन्स नहीं है, कहां गया? न्यू टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके पास मेथड नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। सही है। उनके पास और क्लाइमेट का भी मसला है। तो उसका आंसर होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव। बुक ने फिर क्या किया है? इसका आंसर रखा हुआ है ए। मैं इसका आंसर डी टिक करूंगा, लेकिन इसका बुक में आंसर है ए। माशाल्लाह, मेरे फिर 2 मार्क्स कट गए। मेरे 10 एमसीक्यू 10 मार्क्स कट चुके हैं। ठीक है, 5 एमसीक्यूज मेरे गलत हो चुके हैं, लेकिन मैं सही हूं। स्पिनिंग प्लान क्या होता है कि जहां पे आप यार्न की टाइप को सिलेक्ट करते हो कि आपने प्रोड्यूस करना है। तो स्पिन प्लान के बारे में हमारे पास बुक की लैंग्वेज क्या थी कि हमें बैकवर्ड प्लानिंग करनी होती है, और जो हम डिटरमाइन करते हैं उसको, इनपुट को हम डिटरमाइन करते हैं, वो कैसे करेंगे? हम इससे करेंगे, बैकवर्ड प्लानिंग से करेंगे। आपके पास क्या होगा? इनपुट। आउटपुट नहीं होता, इनपुट होता है। तो बैकवर्ड प्लानिंग ऑफ इनपुट रिक्वायरमेंट फॉर ईच सबसेक्शन ऑफ वेविंग प्रोसेस। तो बैकवर्ड प्लानिंग हम करेंगे इनपुट की रिक्वायरमेंट से। बैकवर्ड फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं होती है। सही है। हॉरिजॉन्टल प्लानिंग नहीं होती है। बी और सी तो गलत हो गए। बैकवर्ड प्लानिंग होती है, बैकवर्ड प्लानिंग होती है। बैकवर्ड प्लानिंग में क्या करते हैं? हम इनपुट की रिक्वायरमेंट को मालूम करते हैं। सही है। और इनपुट से ही हम क्या करते हैं? बैकवर्ड आउट ऑटोकोन पे हम जा रहे होते हैं। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए दिखा दें यहाँ पे, मैं भी दिखा देता हूँ यहाँ पे भी आपको। ये रहा, इसको रीड करो, बैकवर्ड प्लानिंग वाला। बैकवर्ड प्लानिंग ऑफ इनपुट रिक्वायरमेंट। बैकवर्ड इनपुट इनपुट, बैकवर्ड इनपुट इनपुट। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। ये आपको बुक की लैंग्वेज रीड करनी पड़ेगी ऐसे एमसीक्यूज को टैकल करने के लिए। याद नहीं करना, बस इतना रीड कर लो कि बाद में कभी पेपर में नहीं होना, परेशान हो तो जो सबसे बेस्ट आंसर होता है वो टिक कर लो। चलो, आई कैप और फाइनली मेरा आंसर मैच किया, वरना झगड़ा ही हो गया इसका तो मेरे साथ। जबरदस्ती गलत करवाने पे लगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 34, the capacity of a spinning unit is denominated in number of spindles।
चलो फाइनली आगे बढ़ जाते हैं। डी, वीविंग डिपार्टमेंट स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग yarn फ्रॉम स्पिनिंग डिपार्टमेंट एंड वीव इट इनटू ग्रेज। जो कपड़ा बनाते हैं वो कहलाते हैं ग्रेज, ग्रे और बेज मिल मिला के। आगे, ये भी बुक की लैंग्वेज है, ये रहा। Spinning department is weave, sorry, in yarn thread from the spinning department is weaved to form grayish. वीविंग इज द प्रोसेस। अब वीविंग प्रोसेस में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स होते हैं जिसको वार्प कहते हैं, फिर आपके पास लेटरल थ्रेड्स होते हैं जिसको वेफ्ट कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सही है, इसको वेफ्ट नहीं कहते, लेटरल कहते हैं। इसको वार्प नहीं कहते, गलत हो गया, वेफ्ट और वार्प की वजह से गलत हो गया। लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, वार्प कहते हैं, लेटरल कहते हैं, वेफ्ट कहते हैं, ये सही हो गया। हॉरिजॉन्टल नहीं कहते, वार्प कहते हैं, लेटरल कहते हैं, वेफ्ट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल से गलत हो गया। लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, वार्प कहते हैं, वर्टिकल नहीं कहते, लेटरल कहते हैं। तो आपके पास आंसर हो गया बी। ये भी बुक की लैंग्वेज है, अभी दिखा देता हूं। लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड along the length of the fabric warp, lateral thread along the width of the fabric weft, longitudinal warp, latitude lateral weft। 36 का आंसर, 36 का आंसर हो गया बी। 37, पाकिस्तान बेस्ट कॉटन, सॉरी, पाकिस्तान बेस्ट क्वालिटी फैब्रिक इज competitive in global market because of its yarn quality। देखो, आपको पता है कि फैब्रिक की क्वालिटी कैसे बढ़ती है, yarn quality, नंबर ऑफ warp, नंबर ऑफ वेफ्ट। ये कहाँ मिलेगा, ये रहा। yarn quality is number of warp, number of weft और yarn quality। बेहतरीन। कपड़े की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, yarn की क्वालिटी, नंबर ऑफ warp, नंबर ऑफ weft। 38, they are making a sheet of yarn thread in the form of warping weave। The yarn cones are installed on the creel in warping section which are warped in the form of sheet of horizontal। फिर से वही गलती की है, फिर से वही गलती कर दी है इसने, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिख दिया है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता ये, लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये कोई पागल के। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। अच्छा नहीं, फिर सही है ना, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन मौजूद नहीं। मैं माजर चाहता हूँ क्या, मुझे माफ कर देना, मुझे जॉब से नहीं निकालना। उसका आंसर हो जाएगा डी। हाँ, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। 39, वन मैनेजर स्पेशलिस्ट इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक बाय यूजिंग नंबर ऑफ एंड्स, दिस इज डन। ये आपको पता है कि यहाँ पे हम जब क्या करते हैं, नंबर ऑफ एंड्स को यूज करते हुए क्वालिटी को, क्वालिटी फैब्रिक को जब हम कर रहे होते हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं एंड से, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड साइजिंग टेक्निक। 39 का आंसर हो जाएगा साइजिंग। ये भी बुक की लैंग्वेज है, अभी दिखा देता हूँ। सर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकल ही नहीं रहे, कढ़ाई बुनाई में लगे हुए हैं लोग, क्या चाह रहे हैं ये लोग। तो साइजिंग टेक्निक, दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ एंड्स रिक्वायर्ड फॉर गिवन फैब्रिक आर टेकन, क्वालिटी आर टेकन फ्रॉम मल्टीपल वार्पिंग बीम। ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइजिंग। शटल लूम्स, एयर जेट शटल लेस लूम, बिल्कुल दर्जी बना दिया, अल्लाह माफ करे। 40 एमसीक्यू जो कि दर्जी से बाहर ही नहीं आ रहे। सही है। शटल लूम्स वगैरह जो है 40 में आपके पास लिखा हुआ है, शटल लूम्स, एयर जेट लूम, शटल लेस लूम, पावर्ड लूम्स आर यूज्ड इन वीविंग। सर ये काम हमने वीविंग में देखा था, वीविंग में जाके देख लेते हैं। ये देख लेते हैं वीविंग के अंदर, ये रहा। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। ये वाला वीविंग नहीं होगा, ये होगा, ये शटल लूम, एयर जेट, शटल लेस लूम, पावर लूम, वीविंग। सिल्क फैब्रिक, अच्छा 40 तक कोई एमसीक्यू पूछना है, कोई सवाल पूछना तो पूछ लो। नहीं पूछना। सिल्क फैब्रिक इज, सिल्क फैब्रिक इज मेड ऑन स्पेशल लूम हैविंग, सिल्क फैब्रिक किस पे बनता है, फेल्ट हेड पे बनता है, मल्टीपल हेड पे बनता है, स्क्वायर पे बनता है, जैकवार्ड पे बनता है। सर इसका आंसर है जैकवार्ड हेड्स पे बनता है। सर ये कहाँ से आपने देखा। एक मिनट, यहीं पे, यस। Additionally, a jacquard head is used to make a special weave fabric। तो स्पेशल जो फैब्रिक बनता है, तो आपके पास कहाँ बनता है, ये जैक्वार्ड हेड पे बनता है। 41, डैश प्रोसेस इज यूज टू रिमूव केमिकल दैट वाज अप्लाइड ऑन द यार्न। तो यहाँ पे इससे क्या होता है, कपड़े की फ्रिक्शन जो है उसको, जो हमने साइजिंग मटेरियल डाला था,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी साइजिंग मटेरियल डालेंगे तो केमिकल रिमूव हो जाएगा। तो 42 का आंसर है ए। 43, केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है वैक्स को रिमूव करने के लिए, कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए, दिस कॉल्ड स्काउरिंग। यार ये लोग कपड़ों से बाहर ही नहीं आ रहे। The level of brightness and whiteness is a part of customer need and done accordingly using what? Bleaching, singeing, sulfurizing, all of the above. 44 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे ब्लीच करने की बात हो रही है, ब्राइटनेस की बात हो रही है, व्हाइटनेस की बात हो रही है। सल्फराइजिंग एक मैकेनिकल फिनिशिंग प्रोसेस है जिसमें हम टेक्सटाइल फैब्रिक को ट्रीट करते हैं। देखो हमें इसके बारे में इतना पता नहीं, ये पता है कि सल्फराइजिंग जो है उसमें यूज होता है, फिनिशिंग में यूज होता है। तो इसका आंसर मैं क्या कर रहा हूँ, ए टिक कर रहा हूँ। तो रेजिंग, कैलिब्रिंग या सल्फराइजिंग किस में आ जाता है? ये आपके पास फिनिशिंग में चले जाता है। हद हो गई यार, कपड़ों से बाहर ही नहीं आ रहे लोग। ऑयल एंड गैस सेक्टर की तो बात ही नहीं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तो बात ही नहीं हुई। फिर लिखा हुआ है कि इंटरनल क्वालिटी टीम आफ्टर केयरफुल इंस्पेक्शन, तो नॉट मोर देन डिफेक्टिव जो है वो उससे आगे है ही नहीं। 4% डिफेक्ट तो होता ही नहीं, होना नहीं चाहिए। 47 का आंसर है बी। बुक की लैंग्वेज है सारी, इनको टर्म्स, इनको टर्म्स क्या होती है? एफओबी भी होती है, सीआईएफ भी होती है। तो उसका आंसर है ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। 49, 50, लीगल एक्शन लिया जाएगा टेक्सटाइल मिल के अगेंस्ट एज हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरमेंट फेलियर, जो एम्प्लॉय को वो क्या करें, प्रोवाइड नहीं कर सके, तो दिस पीपीई इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। 42 का आंसर, एक बच्चे के सर 42 का आंसर बी होगा। 42 का आंसर नहीं 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 नहीं, 42 का आंसर बी नहीं होगा। जब आप केमिकल डालते हो तो दिस इज कॉल्ड साइजिंग, केमिकल को हटाते हो दिस इज डी साइजिंग। ये रहा डी साइजिंग, रिमूवल ऑफ साइजिंग मटेरियल। अब केमिकल को हटाते हो और केमिकल को लगाते हो दिस इज साइजिंग। तो 42 का आंसर जो है बी नहीं ए होगा। तो सही में समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में 50, इन्वायरमेंटल लॉ में कंप्लायंस करनी थी टेक्सटाइल मिल के अंदर कि जब आप जो है वो मटेरियल को ट्रीट कर रहे हो तो दिस इज आरएसएल, रिस्ट्रिक्टिव सब्सटेंस लिमिट। 50 का आंसर है डी, बुक की लैंग्वेज है ये। सब तमाम जो है वो बुक की लैंग्वेज और टेक्सटाइल से ही पूछा गया है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज हो गए। 48 में क्या समझना है, 48 चेक कर लेते हैं। देखो इनको टर्म्स क्या होती है, ये रखो शिपिंग में। एक्सपोर्ट में सजेस्टेड टर्म्स क्या है? एफओबी है और कैरेज है। जनरली इन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? इनको टर्म्स। इनको टर्म्स वो टर्म्स होती है जो कि हम यूज करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। एफओबी और सीआईएफ हम यूज करते हैं। एफओबी और सीआईएफ क्या है? इनको टर्म्स हैं। ये देखिए 50, रिस्ट्रिक्टिव सब्सटेंस। मैंने कहा ना बुक रीडिंग करो। देखो लिखा हुआ है कि जो आप कंप्लायंस करते हो आरएसएल से, इसमें जो प्रिस्क्राइब्ड केमिकल्स होते हैं वही यूज करते हो। तो रिस्ट्रिक्टिव सब्सटेंस आपके पास मौजूद है, लिस्ट मौजूद है। तो कह रहे हैं इन्वायरमेंटल लॉ का पार्ट है कि आपको कंप्लाई करना है कि जो भी आप केमिकल यूज कर रहे हो वो रिस्ट्रिक्टिव सब्सटेंस लिमिट के अंदर और उसके अंदर लिस्ट के अंदर आ रहा है। ये उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 10 आपको समझ आ गया होगा। सारी बुक की लैंग्वेज ही है, बुक रीड करो, चैप्टर नंबर 10 रीड करो, आपको फायदा हो जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 रिवाइज करेंगे और ईआरसी 1 में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज की, फायदा हो जाएगा। कहा कहते सर पेपर में डिफिकल्टी लेवल एपीक्यू जैसा ही होता है। देखो डिपेंड करता है, अच्छा दिन होगा तो डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, बुरा दिन होगा तो डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, अच्छा दिन होगा तो कम भी हो जाएगी। काफी है, काफी है। अब्दुल्ला, चलो आज की क्लास को कॉल अप करते हैं। ख्याल रखिएगा। हाफिज।